वेलकम टू बियॉन्ड नॉइज। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक बेहद खूबसूरत ट्रेडिशनल फोक डांस से। इसका नाम है बगुरुम्बा। ये असम की बोडो कम्युनिटी का डांस है, जिसे बटरफ्लाई डांस भी कहते हैं। इसके मूवमेंट्स बिल्कुल एक तितली की तरह जेंटल और ग्रेसफुल होते हैं। और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका एक वीडियो शेयर किया और अचानक से ये डांस नेशनल स्पॉटलाइट में आ गया। लेकिन ये सिर्फ एक सुंदर डांस की कहानी नहीं है। चलिए इसकी अलग अलग परतों को खोलते हैं। आज हम सोर्सेज के जरिए समझेंगे कि कैसे एक कल्चरल एक्सप्रेशन, एक लोक नृत्य, एक पूरी कम्युनिटी की पहचान, उनके पॉलिटिकल स्ट्रगल और उनकी पूरी हिस्ट्री का दरवाजा खोल सकता है। ये कहानी है बोडो लोगों की और उनकी दशकों पुरानी बोडोलैंड मूवमेंट की। बिल्कुल, आज हमारा मिशन यही है कि कल्चर और पॉलिटिक्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, खासकर इंडिया के उन इलाकों में जिनकी आवाज अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया में दब जाती है। बगुरुम्बा डांस इस पूरी कॉम्प्लेक्स कहानी को समझने का एक एंट्री पॉइंट है, एक झरोखा है। तो चलिए पहले इस डांस को ही थोड़ा और करीब से जानते हैं। हमने वीडियो में देखा कि इसे ज्यादातर बोडो महिलाएं परफॉर्म करती हैं, लेकिन इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात इसकी सिंप्लिसिटी और नेचर से कनेक्शन है। मूवमेंट्स बहुत जेंटल होते हैं, हाथों का इस्तेमाल, रिदमिक फुटवर्क, और इसमें उनके ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सरजा, जो एक वायलिन जैसा साज है, और सिपुंग, एक लंबी बांसुरी की धुन पर परफॉर्म किया जाता है। अच्छा। ये डांस उनके सबसे बड़े फेस्टिवल बिसागु से जुड़ा है। बिसागु उनका न्यू ईयर है, जो स्प्रिंग सीजन के आने का जश्न है। ये एक सेलिब्रेशन का डांस है। लेकिन आपने कहा कि इससे कहीं ज्यादा है। इसके पीछे गहरा मतलब क्या है? बिल्कुल, देखिए, ऊपर से ये एक सेलिब्रेशन लगता है, लेकिन बोडो कम्युनिटी के लिए इसका मतलब बहुत गहरा है। ये उनकी आइडेंटिटी की कंटिन्यूटी का सिंबल है। ये नेचर के साथ उनके हार्मनी को दिखाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सदियों के पॉलिटिकल निग्लेक्ट के बावजूद ये अपनी परंपराओं को जिंदा रखने का एक जरिया है। हर एक स्टेप, हर एक धुन उनकी हिस्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा है। और यही बात इसको सिर्फ एक कल्चरल इवेंट से आगे ले जाती है। जब पीएम मोदी ने इसका वीडियो शेयर किया तो इसके पॉलिटिकल मायने भी निकाले गए। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल, इसे सिर्फ एक कल्चरल अप्रिसिएशन की तरह नहीं देखा गया। इसका एक मतलब ये भी निकाला गया कि इंडियन स्टेट बोडो लोगों को एक सिंबॉलिक रिकग्निशन दे रहा है, उनकी पहचान को मान रहा है। और इंडिया में खासकर उन कम्युनिटीज के लिए जिनका एक हिस्ट्री ऑफ मार्जिनलाइजेशन रहा है, हाँ, उनके कल्चर को ऐसी नेशनल विजिबिलिटी मिलना कभी भी पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं होता। ये उनकी ऑटोनॉमी, पावर और देश में उनकी जगह से जुड़े अहम सवालों को सामने ले आता है। आपने मार्जिनलाइजेशन की बात की। नॉर्थ ईस्ट जैसे रीजन्स में कल्चर हमेशा से पॉलिटिकल असर्शन का एक जरिया क्यों रहा है? ऐसा क्या है उस रीजन में कि डांस और संगीत भी पॉलिटिक्स बन जाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब कम्युनिटीज को फॉर्मल पॉलिटिकल पावर यानी विधानसभा या पार्लियामेंट में बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिलती, तब उनके लिए संगीत, डांस, भाषा और फेस्टिवल्स ही अपनी कलेक्टिव मेमोरी और रेजिस्टेंस को जिंदा रखने का जरिया बन जाते हैं। अच्छा, बोडो लोगों के लिए बगुरुम्बा जैसी चीजें प्रिजर्व करना उनकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को बचाए रखने का तरीका है। ये उनका उस जमीन पर सबसे पहले होने का दावा यानी इंडिजेनिटी और उनकी हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी को असर्ट करने का एक नॉन वायलेंट तरीका है। तो इसीलिए जब ऐसी कल्चरल चीज को प्रोमिनेंस मिलती है, एग्जैक्टली, तो वो उस रीजन की पूरी अनरिजॉल्व्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझने का एक गेटवे बन जाती है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारे लिसनर्स को ये बताइए कि बोडो लोग हैं कौन और इस जमीन से उनका क्या ऐतिहासिक रिश्ता रहा है? बोडो लोग ब्रह्मपुत्रा वैली के सबसे पुराने निवासियों में से एक माने जाते हैं। हिस्टोरिकली आज के वेस्टर्न और नॉर्दर्न असम के बड़े हिस्सों पर उनका कंट्रोल था, लेकिन समय के साथ चीजें बदलने लगीं। कैसे बदलने लगी? क्या हुआ? दो बड़े बदलाव आए। पहले कॉलोनियल रीऑर्गेनाइजेशन और फिर पोस्ट कॉलोनियल स्टेट फॉर्मेशन और डेमोग्राफिक चेंजेस। आसान भाषा में समझाएं तो? आसान भाषा में, जैसे अंग्रेजों के समय में चाय बागानों में काम करने के लिए और खेती के लिए दूसरे इलाकों से लाखों लोगों को यहाँ लाया गया। इससे बोडो डोमिनेटेड एरियाज का डेमोग्राफिक बैलेंस बिगड़ गया। फिर आज़ादी के बाद भी माइग्रेशन चलता रहा। नतीजा ये हुआ कि बोडो लोग धीरे धीरे अपनी जमीन पर माइनॉरिटी बनने लगे। उनकी जमीन और पॉलिटिकल पावर दोनों कम हो गई। एग्जैक्टली। इसके चलते बोडो लोगों ने जमीन का ओनरशिप खोया, एडमिनिस्ट्रेशन में वो पीछे रह गए,
पॉलिटिकल पावर में उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो गया और उनका कल्चर और भाषा असमीज मेन स्ट्रीम में घुलने का खतरा बढ़ गया। और यही एहसास कि उनसे सब कुछ छीना जा रहा है, इसी सेंस ऑफ डिस्पोजेशन ने बोडो लोगों को अपनी पहचान और जमीन के लिए आवाज उठाने पर मजबूर कर दिया। यहीं से बोडोलैंड मूवमेंट की नींव पड़ी। तो ये बोडोलैंड की डिमांड क्या ये शुरू से ही एक अलग स्टेट की डिमांड थी? नहीं, ये स्टेजेस में इवॉल्व हुई। शुरू में 1960s-70s में ये मूवमेंट नॉन वायलेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल था। वो असम के अंदर ही अपने कल्चर, भाषा और जमीन के लिए सुरक्षा यानी सेफगार्ड्स मांग रहे थे। तो फिर आखिर वो टर्निंग पॉइंट क्या था? ऐसा क्या हुआ जिसके बाद बोडो यूथ को लगा कि शांतिपूर्ण तरीकों से बात नहीं बनेगी और हथियार उठाने पड़ेंगे? जब ये मांगे सालों तक बार बार अनसुनी की गईं, तो मूवमेंट के कुछ हिस्से रेडिकल हो गए। उन्हें लगा कि दिल्ली और दिसपुर उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। लेट 1980s और 90s आते आते ये डिमांड एक अलग बॉर्डरलैंड स्टेट की मांग में बदल गई। कुछ एक्सट्रीम ग्रुप्स तो कंप्लीट पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की बात करने लगे। अगर इसे बड़े संदर्भ में देखें तो ये इंडिया के पेरिफेरल पॉलिटिक्स का एक फेमिलियर पैटर्न है। कैसा पैटर्न? जब आइडेंटिटी बेस्ड शिकायतों को इंस्टीट्यूशनली एड्रेस नहीं किया जाता तो वो कल्चरल असर्शन से पॉलिटिकल डिमांड, और फिर अगर वो भी ना सुनी जाए तो आर्म्ड मोबिलाइजेशन तक पहुंच जाती हैं। और इस आर्म्ड मोबिलाइजेशन का दौर कैसा था? सोर्सेज में इसका जिक्र है। डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) जैसे कई आर्म्ड ग्रुप्स सामने आए। ये पीरियड सिर्फ स्टेट फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट का नहीं था। इस दौरान बोडोज और नॉन बोडोज जैसे आदिवासीज और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स के बीच जमीन और रिसोर्सेज को लेकर भयंकर झड़पें हुई। ओहो। इसने हजारों लोगों की जान ली और लाखों लोगों को डिस्प्लेस किया। इस हिंसा ने वेस्टर्न असम के सोशल फैब्रिक को गहरी चोट पहुंचाई और बोडोलैंड की इमेज दुनिया में एक कॉन्फ्लिक्ट जोन की बना दी, जिसने उसकी रिच कल्चरल आइडेंटिटी को पूरी तरह से ढक दिया। इतनी वायलेंस के बाद इसका सोल्यूशन कैसे निकला? स्टेट का रिस्पॉन्स क्या था? एक समय के बाद इंडियन स्टेट को ये समझ आ गया कि मिलिट्री सोल्यूशन सस्टेनेबल नहीं है। अब कब तक फोर्स का इस्तेमाल करेंगे? राइट। तो उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली और निगोशिएटेड सेटलमेंट्स की तरफ शिफ्ट किया। इसके लिए टाइम टू टाइम कई अकॉर्ड साइन किए गए, जैसे 1993, 2003 और सबसे रीसेंट 2020 का बोडो पीस अकॉर्ड। और इन अकॉर्ड से क्या हासिल हुआ? इनके नतीजे में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) जैसे ऑटोनमस एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स बनाए गए। आसान शब्दों में इसका मतलब क्या है? आसान शब्दों में बोडो डोमिनेटेड एरियाज को लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस दी गई। इससे बोडोज को उनके इलाकों में हेल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट जैसे कुछ विषयों पर कंट्रोल मिला। इसका मकसद था वायलेंस कम करना, आर्म्ड ग्रुप्स को मेन स्ट्रीम में लाना और बोडो लीडरशिप को कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स में इंटीग्रेट करना। लेकिन ये ऑटोनॉमी फुल स्टेटहुड से कम थी। हाँ बिल्कुल, और इसी वजह से आगे भी टेंशन्स बने रहे। यही मेरा अगला सवाल था। जब इतने अकॉर्ड्स हो गए, ऑटोनमस काउंसिल बन गई, तो फिर बोडोलैंड का सवाल आज भी जिंदा क्यों है? डिमांड पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं हुई? क्योंकि ऑटोनॉमी ने कोर इश्यूज को पूरी तरह एड्रेस नहीं किया। मसले जैसे इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, बेरोजगारी, लैंड इनसिक्योरिटी और अपने कल्चर को लेकर चिंता, वो अभी भी जमीन पर मौजूद हैं। अच्छा। कई बोडोज के लिए BTC जैसी ऑटोनॉमी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्रोमाइज है, पॉलिटिकल फुलफिलमेंट नहीं। उनके लिए स्टेटहुड का मतलब है अपने रिसोर्सेज पर पूरा कंट्रोल, अपनी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज खुद तय करने का अधिकार और अपनी आइडेंटिटी का लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। लेकिन एक आम इंसान ये सोच सकता है कि जब देश में इतने स्टेट हैं तो एक और अलग बोडोलैंड स्टेट की मांग देश की एकता के लिए खतरा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन इस डर को कैसे देखता है? ये एक वैलिड कंसर्न है और ये इस इशू को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। उस एरिया में रहने वाली नॉन बोडो कम्युनिटीज में एक्सक्लूजन का डर है। उन्हें लगता है कि अगर अलग बोडोलैंड स्टेट बन गया तो उनके राइट्स का क्या होगा। इसलिए कोई भी परमानेंट सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो बोडो एस्पिरेशंस को भी एड्रेस करे और नॉन बोडो कम्युनिटीज के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करे। ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है। तो चलिए अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और वापस बगुरुम्बा डांस पर आते हैं। इस पूरे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में इस डांस को नेशनल लेवल पर हाईलाइट करने का क्या स्ट्रेटेजिक फंक्शन हो सकता है? ये कल्चरल जेस्चर्स एक स्पेसिफिक काम करते हैं। वो इंक्लूजन सिग्नल करते हैं,
बिना पॉलिटिकल बाउंड्रीज रीड्रॉ किए। अच्छा, वो रिकग्निशन देते हैं बिना स्टेटहुड दिए। मतलब इससे आप आइडेंटिटी को मेन स्ट्रीम करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल डिमांड्स को मैनेज करते हुए। ऐसे जेस्चर्स एलिनेशन कम करने में मदद करते हैं। एक बोडो राइटर ने एक बार लिखा था, हमारा डांस हमारी जमीन की कहानी कहता है। जब हमारी जमीन ही नहीं रहेगी तो हमारा डांस कैसे बचेगा? वाह, ये लाइन इस पूरे मूवमेंट की आत्मा को पकड़ती है। स्टेट जब डांस को प्रमोट करता है तो वो एक गुडविल क्रिएट करता है। ये गुडविल क्रिएट करने की स्ट्रैटेजी के पीछे क्या सोच हो सकती है? और ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी हो सकती है। जब आप कल्चर को बढ़ावा देते हैं तो आप बोडो कम्युनिटी के मॉडरेट लीडर्स को मजबूत कर सकते हैं और रैडिकल आवाजों को कमजोर। लेकिन इसका एक खतरा भी है। बिल्कुल, खतरा ये है कि अगर लोगों को लगे कि उन्हें सिर्फ डांस और म्यूजिक के लिए सराहा जा रहा है, लेकिन उनकी जमीन, नौकरी और पॉलिटिकल पावर की मांगे पूरी नहीं हो रही, तो ये गुडविल बहुत जल्दी गुस्से में बदल सकती है। तो उसका मतलब कल्चर एक सॉफ्ट पावर की तरह काम कर रहा है यहाँ? एग्जैक्टली। बगुरुम्बा की नेशनल विजिबिलिटी दिखाती है कि कल्चर एक सॉफ्ट इंटीग्रेटिव फोर्स की तरह काम कर सकता है। ये बोडोलैंड को एक कॉन्फ्लिक्ट रिडन पेरिफेरी के बजाय इंडिया की प्लूरल आइडेंटिटी का एक खूबसूरत हिस्सा बनाकर पेश करता है। ये इमेज बिल्डिंग के लिए अच्छा है। लेकिन क्या ये काफी है? और यही सबसे अहम सवाल है। कल्चरल रिकग्निशन कभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। अगर कल्चरल इंक्लूजन के साथ मटेरियल और पॉलिटिकल प्रोग्रेस ना हो तो ये सिर्फ एक सिंबॉलिक अकोमोडेशन बनकर रह जाता है। मतलब लोगों को नाचने के लिए स्टेज तो मिल जाता है। हाँ, लेकिन उनकी जिंदगी बेहतर नहीं होती। तो बोडोलैंड का फ्यूचर क्या है? सोर्सेज आगे का रास्ता क्या बताते हैं? सोर्स के मुताबिक सोल्यूशन सेपरेशन या सप्रेशन में नहीं है। सोल्यूशन है डीपर डिसेंट्रलाइजेशन, इक्विटेबल डेवलपमेंट और जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। और वो कैसे होगा? लोकल इंस्टीट्यूशंस जैसे बीटीसी को और मजबूत करना होगा। उन्हें आर्थिक और प्रशासनिक तौर पर और पावरफुल बनाना होगा। लैंड राइट्स को ऐसी पॉलिसीज से प्रोटेक्ट करना होगा जो सबके लिए फेयर हों। और सबसे ज़रूरी, वहाँ की यूथ के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी होंगी ताकि कल्चरल प्राइड को एक सस्टेनेबल पीस में बदला जा सके। तो आखिर में बगरुम्बा डांस सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक याद दिलाता है कि हर कल्चरल एक्सप्रेशन के पीछे डिग्निटी, रिकग्निशन और एजेंसी के लिए एक हिस्टोरिकल स्ट्रगल छिपा होता है। हमने शुरुआत बगरुम्बा डांस से की ताकि हम बोडोलैंड में कल्चर के रास्ते से एंटर करें, कॉन्फ्लिक्ट के रास्ते से नहीं, लेकिन वहीं रुक जाना अधूरा होगा। इस डांस की पॉपुलैरिटी, जिसे नेशनल लीडरशिप ने बढ़ाया, एक बहुत बड़ी कहानी का दरवाज़ा खोलती है। आइडेंटिटी, मार्जिनलाइजेशन, नेगोशिएशन और इंडियन यूनियन के अंदर डाइवर्सिटी को रिकंसाइल करने की लगातार कोशिश की कहानी। मतलब बोडोलैंड को समझने के लिए सिर्फ उसकी पॉलिटिकल डिमांड्स को सुनना काफी नहीं, उसके कल्चरल एक्सप्रेशंस को भी सुनना जरूरी है, क्योंकि ऐसे रीजन्स में कल्चर ही हिस्ट्री है जो धीरे से भूली जाती है। बिल्कुल। लेकिन आखिरी सवाल जो हमें सोचना चाहिए वो ये है, क्या सॉफ्ट कल्चरल सेलिब्रेशन कभी गहरे हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल जख्मों को भरने के लिए काफी हो सकता है, या ये उन कठिन सवालों से सिर्फ एक खूबसूरत डिस्ट्रैक्शन है जिनका जवाब मिलना अभी